हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड, यस ये दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, नहीं ये तो कोचेस को दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, यस ये दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स को दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन को। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड थर्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब हम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। किसको दिया जाता है? ये कोचेस को दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम कब दिया था? 1985 में 3 कोचेस को दिया था। कौन कौन से थे और किस फील्ड से थे? वो थे बालचंद्र भास्कर भागवत। बालचंद्र भास्कर भागवत कौन सी फील्ड से थे ये? रेसलिंग। सेकंड पर्सन थे ओम प्रकाश भारद्वाज। बॉक्सिंग फील्ड से। एंड थर्ड इज ओ एम नाम्पियार। ये थे एथलीट फील्ड से। अब अर्जुन अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। अर्जुन अवार्ड ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है उसको देख के। और ये अर्जुन अवार्ड फर्स्ट कब दिया गया था? 1961 में। और इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम जब 1961 में दिया गया तो ये 6 प्लेयर्स को दिया गया था, 6 पर्सन प्लेयर्स को। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनियन बजट 2024-25 हैज़ हाइक द शेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बाय व्हाट %? केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? यह 18%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a program that uses AI system to analyze satellite imagery to map the boundaries of individual farms and monitor crops yields and farming activities? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम व्यक्तिगत खेतों की सीमाओं का मानचित्रण करने और फसलों, पैदावार और कृषि गतिविधियों की निगरानी करने के लिए उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करते हुए एआई सिस्टम का उपयोग करता है? दैट इज एंथ्रोकृषि। Option number 4 is the correct answer. Anthro-Krishi is a program that uses AI system to analyze satellite imagery to map the boundaries of individual farm and monitor crops, yields and farming activities. Question number 4. Begumpur Masjid, which was built during the rule of Tughlaq dynasty, is situated in? बेगमपुर मस्जिद कहाँ बनाई गई है? बेगमपुर मस्जिद है दिल्ली में। बेगमपुर मस्जिद जो तुगलक वंश के शासन के दौरान बनाई गई थी वह दिल्ली में स्थित है। अब तुगलक डायनेस्टी, एक बार हम दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। इसमें 5 डायनेस्टी थी, उसको हम याद कैसे करेंगे? SKT। संस्कृत की शॉर्ट फॉर्म हम उसको लिखते हैं SKT, साध लो। ठीक है, संस्कृत साध लो। इससे हमारे को 5 डायनेस्टीज याद हो जाएंगी। S से स्लेव डायनेस्टी जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। K से खिलजी डायनेस्टी। T से तुगलक डायनेस्टी।
SA से सैयद डायनेस्टी, LO से लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये तो याद होगी। अब इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं और इनके फाउंडर देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम तुगलक मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक, और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की इनका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1210। चौगान खेल रहे थे, पोलो जो होता है उस फिर इनकी डेथ हो गई थी उससे गिर के। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 तक। इसके फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तुगलक डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड था 1320 से लेके 1414। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो खिज़्र खान, और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1414 से लेके 1451। फाउंडर थे खिज़्र खान। एंड लोधी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1526। उसके बाद आई थी, उसके बाद मुग़ल शासन स्टार्ट हो गया था। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। और लास्ट रूलर भी पूछा जाता है लोधी डायनेस्टी का, वो थे इब्राहिम लोधी। इनको ही बाबर ने हराया था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था, और फिर वहाँ से मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज एनीमिया? एनीमिया किस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया की डेफिशिएंसी होती है B12। वैसे B6 भी होती है, बट ऑप्शन में B6 नहीं है, इसलिए हम B12 लगाएंगे। इससे परनीशियस अनीमिया होता है B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं। आपको पता है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, मतलब विटामिन कितने हैं? 5 विटामिन बताए थे मैंने आपको, सॉरी 6। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं? B एंड C। और फैट सोल्यूबल हम याद करते हैं KEDA, कीड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे जो विटामिन B है ना, वो 8 टाइप का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, स्पेस कम पड़ यहाँ पे करते हैं, B6, B7, B9, B11, B9 को ही B11 भी कहते हैं, B11 और B12 हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके नाम देख लेते हैं, केमिकल नेम, एंड इनकी डेफिशिएंसीज देख लेते हैं क्या क्या होता है। B1 का नाम होता है थायामाइन, और इससे होती है बेरी बेरी डिजीज़, बेरी बेरी।
B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन। और इस B2 की डेफिशिएंसी से होती है हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज इन आरबीसीज। B3 का केमिकल नेम क्या है? नायसिन। और B3 की डेफिशिएंसी से होता है पिलैग्रा को हम 3D डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिलैग्रा को कहते हैं हम 3D डिजीज़, क्योंकि इससे जो होते हैं वो होते हैं 3D होता है। इससे डर्मेटोसिस, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ लिख देते हैं 3D डिजीज़ कौन कौन सी है? डर्मेटोसिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डायरिया एंड डिमेंशिया। D5 की डेफिशिएंसी से होता है, D5 का केमिक नेम है पैंथोथेनोइक एसिड। इससे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। B6 का केमिकल नेम है फाइरोडॉक्सिन। और B6 की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया। B7 का नाम है बायोटिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमारा हेयर लॉस हो जाता है, मतलब हेयर झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। और जो हमारे नेल्स होते हैं ना, अभी तो बिल्कुल प्लेन होते हैं, बट फिर वो खुरदरे हो जाते हैं, कभी कभार टूट जाते हैं, अपने आप ही झड़ जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रिटल नेल्स। और B9 और B11 का नाम होता है फोलिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमारा बांझपन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज। और B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या स्पेलिंग लिख दी? CYAN, साइनोकोबालामिन। और B12 की डेफिशिएंसी थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ। इससे होता है पर्नीशियस एनीमिया। आई होप यहाँ पे थोड़ी घिचड़ पिचड़ होगी, बट आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 6, द अपर पैलियोलिथिक साइट हावड़ा एंड खोवाई रिवर्स वैली आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? उच्च पूरा पाषाण स्थल हावड़ा और खोवाई नदी घाटियाँ भारत के किस राज्य में हैं? वो है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। द अपर पैलियोलिथिक साइट हावड़ा एंड खोवाई रिवर्स वैली आर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। Question number 7. As per census 2011, followers of Hindu constitute what percentage of India's population? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? हिंदुइज्म कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? दैट इज़ 79.8%। अब हम हिंदू तो हमें पता चल गया 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, बट हम मुस्लिम्स देख लेते हैं। क्रिश्चियन
सिख, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 14.2%, क्रिश्चियन की 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7% एंड जैनिज्म 0.4%। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो हमारी डेकेडल ग्रोथ रेट होती है, मीन्स 10 वर्ष 2001 से 2011 तक कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, वो है हिंदू में कितने परसेंट की इंक्रीज़ हुई है? सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मुस्लिम्स में। क्रिश्चियन में कितना इंक्रीज़ हुआ है? एंड सिख में। हिंदू में इंक्रीज़ हुआ है 16.8% और मुस्लिम की परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है 24.6%, क्रिश्चियन 15.5% एंड सिख 8.4%। ये डाटा हम पहले के लेक्चर में भी कर चुके हैं, तो यहाँ रिवाइज़ करने के लिए एक बार मैंने लिख दिया है। अब जब आगे हम रिवाइज़ करेंगे तो बस ओरल रिवाइज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम? भारत ने किस वर्ष OTEC महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण कार्यक्रम शुरू किया? कब किया था ये कार्यक्रम शुरू? 1980 में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 1980। In 1980 India launched OTEC program. Question number 9, which of the following parts of Indian Constitution mention the provision related to the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में है? आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने पार्ट थे और एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं आपको बता देती हूँ पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से आर्टिकल हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। अभी हम 5 पार्ट के डिस्कस करते हैं और आगे अगली वीडियोस में करेंगे। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे पार्ट 4A भी है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड पार्ट 5 यहाँ लिख लेते हैं हम। पार्ट 5 वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखो अब हम इनके आर्टिकल देख लेते हैं। यूनियन पार्ट 1 में है आर्टिकल नंबर 1 से 4, पार्ट 2 में है आर्टिकल नंबर 5 to 11, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिया है ये हमने? कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? ये बोरो किया है हमने USA की कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसमें आर्टिकल है 12 to 35, और DPSP का आर्टिकल है 36 से 51। DPSP कहाँ से बोरो किया है हमने? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। और पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ बोरोड फ्रॉम USSR। अब आते हैं पार्ट 5 जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके आर्टिकल हैं 52 से लेके 151 तक। जो पार्ट 5 है ये बड़ा है क्योंकि इसमें है 5 चैप्टर्स।
5 चैप्टर्स भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चैप्टर नंबर 1 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आता है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है पार्लियामेंट एंड चैप्टर 3 है हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। चैप्टर 4 दैट इज यूनियन जुडिशरी मीन सुप्रीम कोर्ट। जो पूछा है क्वेश्चन में तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज अंडर पार्ट 5, यूनियन जुडिशरी। That is Supreme Court. And chapter 5 of part 5, that is CAG, Controller and Auditor General of India. Question number 10. Which of the following regulatory initiative is aimed at enhancing financial inclusion in India? निम्नलिखित में से कौन सी विनियामक पहल भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ाने के उद्देश्य से है? दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस रेगुलेटरी इनिशिएटिव इज एम्ड एट एनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से तात्पर्य है creating a borderless world. Option number 2 is the correct answer. Question number 12. Which of the following is not a primary electrical cell? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल नहीं है? दैट इज कार बैटरी। डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, वोल्टेक सेल है। कार बैटरी इज नॉट अ प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 13. In which sports did Manu Bhaker and Sarabjit Singh won a bronze medal for India at the Paris Olympics? हमने पेरिस ओलंपिक्स कब हुआ था? 2024 में। हम यहाँ पे अब औरतली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने कौन ब्रॉन्ज मेडल किस और पेरिस ओलंपिक्स में जीता था? 10 मीटर मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट समर ओलंपिक्स कब हुए थे? फर्स्ट समर ओलंपिक्स हुए थे एथेंस ग्रीस में। कब? 1896 में। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स ये हुए थे चैमनिक्स फ्रांस में 1924 में। फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स वो हुए थे सिंगापुर 2010 में। और फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक्स ये हुए थे इंसबर्ग ऑस्ट्रिया। कब? 2012 में, 2012 में। अब 2024 में हुए थे पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स यूएसए में। आप मुझे कमेंट में बताएं कि 2026 में जो होंगे विंटर ओलंपिक्स
वो कहाँ होंगे? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बट नॉट शेड्यूल्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आधिकारिक भाषा है लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दैट इज इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 8th शेड्यूल में, जो हमारा 8th शेड्यूल है, उसमें ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितनी लैंग्वेजेस थी? ओरिजिनली थी 14 लैंग्वेजेस, और एट प्रेजेंट कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। मैंने ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब कितनी लैंग्वेजेस हैं। 14 तो ओरिजिनली थी, कितनी लैंग्वेजेस हैं नहीं, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई? देखो, 21st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई थी सिंधी। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई थी नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई थी BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। और जो 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, उससे कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई थी। जो उड़िया लैंग्वेज थी उसका नेम चेंज होके उड़िया हो गया था, ओडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक शुक्रवार को सिद्धि पुरुष द्वारा धमाल नृत्य किया जाता है? In which of the following states Dhamal dance is performed by Siddhi men every Friday? That is Gujarat. Option number 4 is the correct answer. गुजरात के फोक डांस बता दीजिए आप मुझे, फोक डांस ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following acts made changes in the fundamental rights by amending Article 19(1)(a) of the Indian Constitution to prevent abuse of freedom of speech and expression? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया? एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन को अमेंड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हम ये जो और ऑप्शंस में हैं उनको भी देख लेते हैं। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 से क्या हुआ था? जो दादरा एंड नगर हवेली है ना, उसको एज अ 7th UT ऐड किया था। ठीक है। और 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से क्या हुआ था? 6th अमेंडमेंट से हुआ था टैक्स ऑफ इंटरस्टेट परचेज एंड सेल्स। टैक्स में अमेंडमेंट किया गया था, टैक्स ऑफ इंटरस्टेट सेल एंड परचेज। एंड 15th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, एक तो एक्सपेंडेड रिट जुरिस्डिक्शन होगी थी, मतलब जो सुप्रीम हाई कोर्ट है ना, रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता था अपनी टेरिटरी से बाहर के लोगों के लिए भी। और इसमें एक 15th अमेंडमेंट से एक और चीज़ हुई थी कि जो हाई कोर्ट के जजेस थी उनकी रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ कर दी थी, 60 से 62 कर दी थी जजेस की रिटायरमेंट एज। क्वेश्चन नंबर 17, पहले मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था फोक डांसेस ऑफ गुजरात, वो कर लेते हैं। एक होता है गरबा, डांडिया रास, पधार,
एक सिद्धि धमाल, टिप्पणी, and gave. Question number 17. Who was the most powerful ruler of late Gupta dynasty of Magad who ruled in 672 CE? कौन था? ये थे आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने 672 ईस्वी में शासन किया? दैट इज आदित्य सेन। Question number 19. Article 331 of the Indian Constitution originally provided for the representation of which community in Lok Sabha? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में मूल रूप से लोकसभा में किस समुदाय के प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया है? दैट इज एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. In India, which of the following government policies would likely influence a firm's decision to invest in a new machinery and equipment for production? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी नीतियां उत्पादन के लिए नई मशीनरी और उपकरणों में निवेश करने में किसी फर्म के निर्णय को प्रभावित करती है? क्या प्रभावित करती है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैच द फॉलोइंग। महाराष्ट्र में कौन सा टेम्पल है? महाराष्ट्र में है सिद्धिविनायक टेम्पल। गुजरात का टेम्पल दैट इज सोमनाथ टेम्पल। गुजरात में कौन सा टेम्पल है? असम में कामाख्या देवी मंदिर है। एंड उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।